सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 15 नीलकंठ जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो निबंध से है। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? क्या है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? तो उत्तर है इसका नीलाभ ग्रीवा, यानी कि नीली गर्दन। नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया था। और मोरनी के सदा छाया के समान उसके साथ रहने के कारण राधा नाम रखा गया, क्योंकि वो हमेशा उसकी छाया की तरह उसके साथ रहती थी ना, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? राधा। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? कि जब दोनों मोर के बच्चे नीलकंठ और राधा जाली के बड़े घर में पहुंचे तो उनका कैसे स्वागत हुआ? तो देखिए इसका उत्तर, दोनों नव आगंतुकों का। दोनों नव आगंतुक कौन होते हैं? नव आगंतुक होते हैं जो नए नए आए हो। तो दोनों नव आगंतुकों का ने पहले से ही रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया, यानी जो पहले से रह रहे थे उनमें वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे कोई नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके परिवार के सदस्यों में जो कौतूहल जागता है, वैसा ही उन दोनों के आने पर सभी में जागृत हुआ। तो कैसे देखो आगे, लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और तोते जो थे वो एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तो इस प्रकार से सभी ने उनका स्वागत किया। जब कोई अपरिचित आता है तो हम भी उसको पहले ऐसे ही देखते हैं कि अनजाना सा लगता है वो हमें, है ना, तो उनके लिए वो दोनों भी अनजाने थे। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो देखिए उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को उसकी जो निम्न चेष्टाएं थी वो बहुत ज़्यादा भाती थी। अब देखो कौन कौन सी। मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना। कैसे? कि जब आसमान में काले काले बादल गरजने लगते थे, मेघ यानी बादल गरजते थे, तो गर्जन की ताल के समान जैसे जैसे वो गरजते थे तो उसके साथ साथ इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे उसके पंख कैसे थे? रंग बिरंगे इंद्रधनुष जैसे। तो अपने पंखों को वो मंडलाकार बना लेता था और तन्मय होकर यानी अपने आप में लीन होकर वो नाचने लगता था। तो ये बहुत लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। और दूसरा, जब वो लेखिका के हाथों से होले होले चने उठाकर खाते समय जो उसकी चेष्टाएं थी उसको देखकर हंसी और विस्मय उत्पन्न होता था, क्योंकि वो इतने आराम से चने उठाता था कि कहीं लेखिका के हाथ में थोड़ी सी भी खरोंच न आ जाए, और बिल्कुल आराम से चने उठाता। तो ये सब चेष्टाएं थी जो लेखिका को बहुत ज़्यादा भाती थी। अगला प्रश्न है, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? कि सारे आनंद पूर्वक रह रहे थे, इसमें एक बेमेल स्वर यानी जिसका कोई मेल ना हो ऐसा स्वर कैसे बज उठा? तो आइए इसका उत्तर देखिए, कौन सी घटना घटित हुई थी ऐसी? इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। जब कुब्जा मोरनी आई थी ना वहाँ पर, तब सभी का रहना बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। कैसे? देखो, एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। उसका नाम क्या रखा गया? कुब्जा रखा गया। वो क्या थी? मोरनी थी। तो वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ होगी तो उसका नाम क्या रखा गया? कुब्जा। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली नहीं थी, ईर्ष्यालु प्रकृति की, सबसे ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी
तोड़ डाले। इसी कोलाहल और राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण भी बना। यानी कि राधा की दूरी नीलकंठ सहन नहीं कर सकता था और इस प्रकार का रोज का झगड़ा वो के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? क्यों नहीं रह पाता था वो बसंत ऋतु में नीलकंठ जालीघर के में? तो आइए इसका उत्तर देखें। नीलकंठ को क्या पसंद था? फलों के वृक्षों से भी ज़्यादा क्या पसंद थे उसको? फूलों से लदे हुए वृक्ष, यानी सुगंधित और खिले हुए पत्तों वाले वृक्ष उसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। इसीलिए जब वसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते, अशोक लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जालीघर में रहना असहनीय हो जाता, तो उसे छोड़ देना पड़ता। अगला प्रश्न है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं वो एक दूसरे की सभी की मित्र बन पाई? तो इसका उत्तर देखते हैं। जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। कौन कौन रहता था? खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुब्जा का स्वभाव कैसा था? मेल मिलाप वाला नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। इसी कारण वह किसी की भी मित्र नहीं बन सकी। अब जिसका स्वभाव ही लड़ाई झगड़े वाला हो तो वो किसी का मित्र क्या बनेगा? तो ऐसा ही स्वभाव जो था वो कुब्जा मोरनी का था। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस प्रकार बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले तो ये बताना है कि खरगोश के बच्चों को सांप से कैसे बचाया नीलकंठ ने, और इस घटना से उसकी स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं उजागर होती है उनके बारे में बताना है। तो हम पहले देखते हैं नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से कैसे बचाया। एक बार एक सांप पशुओं के जालीघर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ ही गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ कहाँ सोया था? एक झूले पर सोया हुआ था। तो सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना, यह चींची की आवाज़ सुनी, तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया। किस पर? सांप पर। कि सांप के फन को पहले तो अपने पंजों में उसने दबाया आराम से, किस सतर्कता से कि कहीं सावधानी से कि कहीं खरगोश के न लग जाए, और बड़ी सावधानी के साथ उसने सांप के फन को पंजों में दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह सांप जो था वो अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। तो इससे नीलकंठ के स्वभाव की कौन सी विशेषताएं उजागर होती हैं, आइए देखते हैं। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर होती हैं। उभर कर कौन कौन सी विशेषता थी? पहली तो है सजगता और सतर्कता। कौन सी है? सजगता और सतर्कता। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की करुण पुकार सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। दूसरी है साहसी। नीलकंठ जो था वो साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 टुकड़े भी करके अपनी वीरता का परिचय दिया। दक्ष रक्षक। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है, यानी पूरा अपने काम में कुशल है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भी भय नहीं है। अगला है इसका चौथा पॉइंट कौन सा है? दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उष्णता देता रहा। जब खरगोश का जो बच्चा था वो सांप के मुंह से तो छूट गया,
लेकिन वो बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। तो नीलकंठ ने क्या किया, सारी रात अपने पंखों में उसे छिपाकर उसके अपने शरीर की गर्मी उसे दी, ताकि वह सुबह तक वो ठीक हो गया। तो इससे उसका कौन सा पक्ष उजागर होता है, दयालुता। तो ये नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं थी जो इस घटना के आधार पर हमें पता चलती हैं। आगे भाषा की बात का प्रश्न है। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। कौन कौन से शब्द हैं? गंध, रंग, फल और ज्ञान। तो आइए देखते हैं। गंध से गंधहीन, गंधक, सुगंध, दुर्गंध ये शब्द बनते हैं। रंग से रंगहीन, बेरंग, बदरंग, रंग रोगन। फल से सफल, विफल, असफल, फलदार, फलित। और ज्ञान से अज्ञान, विज्ञान और ज्ञानी। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के संधि और विग्रह कीजिए। संधि यानी कि उनको आपस में जोड़ना, मिलाना। विग्रह यानी उनको तोड़ना। तो पहले संधि करते हैं। नील घन आब। नील घन आब में ल का अ और आ दोनों मिलकर क्या बन गए? आ। तो क्या बन गया? नीलाभ। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नीचे है नवघन आगंतुक। नव का अ और आगंतुक का आ, ये दोनों मिलकर आ बन गए और शब्द बन गया नवागंतुक। नवागंतुक। तो ये इसमें भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आगे विग्रह करना है। शब्द है सिंहासन। क्या शब्द है? सिंहासन। सिंह घन आसन। इसका अ और इसका आ अलग अलग कर दिए तो ये क्या बन गया? सिंह घन आसन। मेघाच्छन में भी ऐसे ही है, मेघ प्लस मेघ घन आच्छन। तो इस प्रकार इन दोनों शब्दों का विग्रह हो गया और इन दोनों शब्दों की संधि हो गई। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।